हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की फिल्म टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 52 है। 51 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, हिमाचल प्रदेश पीसीएस हो या फिर आरएस हो, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी फ़ायदेमंद है। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ परियोजनाओं का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में स्टेट का नाम दिया गया है कि ये परियोजना किस स्टेट में है। अगर हम बात करें गोहना ताल परियोजना, तो ये किस स्टेट में है? तो ये उत्तराखंड में है। रेणुका परियोजना जो है ये कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। पोंग परियोजना ये कहाँ है? तो ये पंजाब स्टेट में है। और पेंच परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये जो है कि मध्य प्रदेश स्टेट में है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सही सही सुमेलित हैं परियोजना और राज्य। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ जनजातियों का नाम दिया गया है और सूची 2 में वो कहाँ पे निवास करती है वो स्थान बताना है आपको। ठीक है, देखिए, अंगामी जनजाति ये कहाँ पे निवास करती है? तो इसका निवास स्थान जो है कि नागालैंड में है। रियांग जनजाति इसका निवास स्थान कहाँ पे है? तो त्रिपुरा में है। युरवा जनजाति कहाँ पे है? तो ये जो है कि तमिलनाडु में निवास करती है। और उराली जनजाति जो है ये कहाँ पे निवास करती है? तो ये केरल में निवास करती है। बिल्कुल, ये भी सीधा सही सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4। निम्न वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सा अभ्यारण्य केरल में अवस्थित नहीं है? नेयार वन्यजीव अभ्यारण्य, मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य, इदुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य एंड चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य। पूछा जा रहा है कि कुछ जो वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम दिया गया है उसमें से कौन सा जो अभ्यारण्य है वो केरल में नहीं है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें नेयार वन्यजीव अभ्यारण्य की तो ये भी आपका केरल में है। मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी आपका केरल में है। इदुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कि ये भी केरल में है। बट अगर हम बात करें चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य की तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका कर्नाटक में। तो ये जो है कि आपका केरल में नहीं है। ये तीनों जो है कि केरल में सिचुएटेड है वन्यजीव अभ्यारण्य। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलीय पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, पहले ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, पहले क्षैतिज फिर परावलिक पथ के साथ साथ, एंड चौथा दिया गया है कि मूल परावलिक पथ के साथ साथ। देखिए, जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलीय पथ में जाने वाला जो विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? तो ये होता है कहाँ पे? तो ये मूल परावलिक पथ के साथ साथ। डी ऑप्शन आपका सही है। बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम वेग, घनत्व, दाब और ताप। देखिए, बादलों का वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? उनका क्या कम होता है? तो वो जो है कि घनत्व कम होने के कारण जो है कि बादलों का वायुमंडल में तैरना होता है। ठीक है, जो वायुमंडल में बादल तैरते हैं उनका जो घनत्व होता है वो कम होता है, उसके कारण वो तैरते हैं। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम दलित भारत के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद पर सबसे लंबी अवधि पर न्यायमूर्ति Y.V. चंद्रचूड़ हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसमें से सही कथन बताना है आपको। देखिए, प्रथम दलित भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? के.जी. बालकृष्णन है। भारत के जो प्रथम सीजेआई थे, दलित की बात की जा रही है। ठीक है,
प्रथम दलित भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन है, तो वो के.जी. बालकृष्णन थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। के.जी. बालकृष्णन ये जो है कि देश के 37वें मुख्य न्यायाधीश थे ये। ठीक है, ये जो है कि पहले मलयाली मुख्य न्यायाधीश भी हैं और पहले जो है कि दलित मुख्य न्यायाधीश भी हैं। तो ये कौन से नंबर के थे, ये 37वें नंबर के थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद पर सबसे लंबी अवधि पर न्यायमूर्ति वाई.बी. चंद्रचूड़ है। बिल्कुल सही है कि जो वाई.बी. चंद्रचूड़ जी हैं ये सबसे लंबी अवधि तक जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, लगभग 7 ईयर तक रहेंगे। ठीक है, इनका कार्यकाल रहा है आपका 1978 से लेकर के और 85 तक, लगभग 7 ईयर तक जो है कि ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। और ये बालकृष्णन जी जो थे ये जो है कि 2007 से 2010 तक थे। ठीक है, 2007 से 2010 तक जो है कि ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जो न्यायमूर्ति वाई.बी. चंद्रचूड़ हैं ये 1978 से 85 तक थे। और ये जो है कि भारत के कौन से नंबर के, तो ये जो है कि 16वें नंबर के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। देखिए यही जो हैं वाई.बी. चंद्रचूड़, इन्हीं के बेटे हैं कौन, डी.वाई. चंद्रचूड़, जो आज की डेट में सी.जी.आई. हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, उनके ये पिता थे वाई.बी. चंद्रचूड़। देखिए एक और चीज़ें हैं कि पूछा जाएगा कि वो कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिनके पिता भी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, तो वही हैं कौन, डी.वाई. चंद्रचूड़। इनके पिता भी रहे हैं और ये भी रहे हैं। ठीक है, ये भी अभी प्रेजेंट टाइम में डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं हमारे देश के 5वें सी.जी.आई. ठीक है, तो ये जो है कि दोनों जो है कि सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। उपराष्ट्रपति होने की अर्हताओं में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, उनसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो, वह भारत का नागरिक हो एंड सरकार के तहत किसी लाभ के पद को धारण करने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो सकता है। देखिए बात की जा रही है उपराष्ट्रपति के बारे में, इनकी जो योग्यताएं हैं, मतलब एक उपराष्ट्रपति होने की क्या योग्यता होनी चाहिए, उसमें पूछा जा रहा है कि शामिल नहीं है। सबसे पहले जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया होगा। ठीक है, तभी वो भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। देखिए वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो, ये भी इनकी क्राइटेरिया है कि वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए जो उपराष्ट्रपति बनने वाला है। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये भी क्राइटेरिया है। और सरकार के तहत किसी लाभ के पद को धारण करने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने की योग्य हो सकता है। देखिए ये चीज़ें जो हैं, उपराष्ट्रपति अगर है तो वो जो है कि किसी भी लाभ के पद को धारण करने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर वो लाभ के पद पे है तो। देखिए ये चीज़ें हैं। अगर उपराष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान का जो अनुच्छेद 63 है, ठीक है, इसके तहत ये बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और जो उपराष्ट्रपति है वही जो है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि शामिल नहीं है, तो ये नहीं है कि ये जो है कि किसी लाभ के पद को धारण करने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो सकता है, नहीं, योग्य नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर वो लाभ के पद पे है तो। अनुसूची और संबद्ध विषय वस्तु का गलत युग्म बताइए। तृतीय अनुसूची केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ व प्रतिज्ञान का प्रारूप। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों में शक्तियों का 3 सूची में विभाजन। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून एंड 11वीं अनुसूची नगरपालिकाओं की शक्ति। पूछा जा रहा है कि अनुसूची और उससे संबंधित जो विषय वस्तु है उसका गलत युग्म बताना है आपको। देखिए तृतीय अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ व प्रतिज्ञान का प्रारूप है। तृतीय अनुसूची में जो भी केंद्रीय मंत्री हैं उनके शपथ व प्रतिज्ञान का प्रारूप तृतीय अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची जो कि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का 3 सूची में विभाजन है। 3 सूची कौन कौन से हैं, तो 3 सूची हैं आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची की हम बात करें तो 10वीं अनुसूची देखिए स्टार्टिंग में जो है कि 8वीं अनुसूची थी। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे पास जो है कि केवल 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, देखिए ये 10वीं अनुसूची जो है ये कब जोड़ी गई,
तो 10वीं अनुसूची तब जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में, तब जाकर के ये दल बदल विरोध कानून जोड़ा गया और इसको 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मतलब 10वीं अनुसूची जोड़ करके इसको शामिल किया गया। ठीक है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची की हम बात करें तो 11वीं अनुसूची ये नगर पालिकाओं की शक्तियाँ से संबंधित नहीं है, ये जो है कि पंचायत की शक्तियों का उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। देखिए 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन में 1992 में ये जोड़ा गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में ये जोड़ा गया और इसमें 11वीं जो अनुसूची है उसमें जो है कि पंचायत की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। देखिए नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो ये जो है कि 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो ये आपका गलत युग्म है। ठीक है, प्रमुख संप्रदाय व उनके मत का गलत युग्म बताइए। रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैत, शनक संप्रदाय, द्वैताद्वैत, ब्रह्म संप्रदाय, द्वैताद्वैत, वैष्णव संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत। देखिए इसमें से जो प्रमुख संप्रदाय हैं और उनके मत हैं उनमें से आपको क्या बताना है, गलत युग्म बताना है। ठीक है, तो देखिए रुद्र संप्रदाय ये शुद्धाद्वैत सही है, इनका मत है। शनक संप्रदाय द्वैताद्वैत है। ब्रह्म संप्रदाय देखिए इनका द्वैताद्वैत नहीं है, ब्रह्म संप्रदाय का मत जो है कि द्वैतवाद है। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय का मत क्या है, द्वैतवाद है। ठीक है, ये आपका गलत है। और वैष्णव संप्रदाय का मत जो है कि विशिष्टाद्वैत है, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो ये सी ऑप्शन है। अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्न में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोलकाता, मद्रास। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है उस पर निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है ये, तो ये है आपका कोलकाता का। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो उच्च न्यायालय की जो स्थापना है उसके बारे में प्रावधान किया गया है आपका 214 अनुच्छेद में और 231 अनुच्छेद में। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया है 214 तथा 231 में। 214 क्या कहता है, 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय है, 214 कहता है। लेकिन उसी में 231 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अनुच्छेद 231 के तहत संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्य, मतलब कि 2 राज्य हों या फिर 2 से अधिक राज्य हों या फिर किसी संघ शासित क्षेत्र हो, उसके लिए जो है कि एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है संसद विधि द्वारा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक स्टेट है तो उसका एक ही उच्च न्यायालय होगा, किसी 2 स्टेट का या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया जा सकता है संसद विधि द्वारा, ये 231 कहता है। ठीक है, तो इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की, लोकसभा चुनाव के सरकारी निधिय की राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा चुनाव के लिए सूची पद्धति की। देखिए दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये सिफारिश की थी, किसके लिए सिफारिश की थी, तो इस समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए एक सूची पद्धति की सिफारिश की थी। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए इस समिति की ये सिफारिश थी, क्या थी कि जमानत की राशि तथा न्यूनतम मत प्राप्ति सीमा में वृद्धि द्वारा जो अगंभीर उम्मीदवार हैं उनको जो है कि हतोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए, प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। दिनेश गोस्वामी समिति की ये सिफारिश थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का गिरोह थी। मैगस्थनीज, कौटिल्य, विशाखदत्त, जस्टिन। किसने कहा था कि चंद्रगुप्त की सेना जो है कि डाकुओं की गिरोह थी, किसने कहा था ये, तो ये कहे थे जस्टिन के द्वारा ये बोला गया था कि चंद्रगुप्त की सेना जो है कि डाकुओं की गिरोह थी। देखिए जस्टिन ने ही सिकंदर महान और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का भी उल्लेख किया है। निम्न घटनाओं में सर्वप्रथम कौन सी घटी हुई, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन का आगमन, डांडी मार्च, कम्युनल अवार्ड।
पूछा जा रहा है कि निम्न घटनाओं में सर्वप्रथम कौन सी घटना सबसे पहले घटी। देखिए गांधी इरविन समझौते की अगर हम बात करें तो ये जो है कि 5 मार्च 1931 में। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1928 में। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च 1930 में। और कम्युनल अवार्ड ये 16 अगस्त 1932 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। ठीक है, साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928, दांडी मार्च की स्टार्टिंग 12 मार्च 1930 और कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम कौन सी घटी? तो इसमें घटी कौन सी? साइमन कमीशन का आगमन वाला है। ठीक है, असहयोग आंदोलन का सर्वप्रथम समर्थन निम्नलिखित में से किसने नहीं किया? एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद, शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन का समर्थन निम्नलिखित में से किसने नहीं किया? तो देखिए असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले कौन कौन थे? CR दास जी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, लाला लाजपत राय जी थे। ठीक है, यह असहयोग आंदोलन का ये विरोध करने वाले व्यक्ति थे। तो इसमें जो है कि कौन है? ये मोतीलाल नेहरू हैं। मोतीलाल नेहरू, CR दास, लाला लाजपत राय थे। तो इसमें मोतीलाल नेहरू दिया है ऑप्शन में, तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। सल्तनत काल में उस्र क्या था? सिंचाई कर, मुसलमान कृषकों से वसूल किया जाना भू राजस्व, हिंदू कृषकों से वसूल किया जाना भू राजस्व, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर। पूछा जा रहा है कि सल्तनत काल में जो उस्र था वो क्या था? तो देखिए सल्तनत काल में जो उस्र था ये भूमि कर था और मुसलमान भूमि करों की उस भूमि पर लगाया जाता था जिसकी सिंचाई प्राकृतिक संसाधनों से होती थी। ठीक है, और यह भूमि की जो उपज थी उसका जो है कि 1/10 भाग था। ठीक है, ये सल्तनत काल में जो उस्र कर था। तो ये हो जाएगा गैर मुसलमानों से मुसलमान कृषकों से वसूल किया जाने वाला भू राजस्व। निम्नलिखित में से किसने निम्न जातीय आंदोलन को विशेष गति प्रदान की? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने निम्न जातीय आंदोलन को विशेष गति प्रदान की? तो किसने किया? तो ये किए डॉक्टर VR अम्बेडकर जी। इन्होंने निम्न जातीय आंदोलन को विशेष गति प्रदान किया। 1937 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन 2 प्रदेशों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ? बंगाल एवं पंजाब, बिहार एवं पंजाब एवं उत्तरी सीमांत प्रांत। पूछा जा रहा है कि जो 1937 था उसमें निम्नलिखित में से किन 2 प्रदेशों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ? किन 2 प्रदेशों में? तो ये था प्रदेश बंगाल और पंजाब। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए 1937 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने 5 प्रांतों मतलब किसमें मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। ठीक है, 5 प्रांतों में 1937 में। जो बम्बई था, असम था और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत था, इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस जो है कि मतलब एक बड़ा दल के रूप में उभरी। ठीक है, इन प्रांतों में बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिमी सीमा में। देखिए जो बंगाल था और पंजाब था और सिंध था, इसमें जो है कि कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। ठीक है, तो वही हो जाएगा कि बंगाल एवं पंजाब में इन्होंने बस 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 3 प्रांतों में क्या हुआ कि ये बड़ी पार्टी उभर करके आई और बंगाल एवं पंजाब और सिंध में इनका बहुमत नहीं मिला। ठीक है, पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राज्य आयोग की स्थापना से संबंधित गलत युग्म बताइए। राज्य महिला आयोग 2002, राज्य सूचना आयोग 2005, राज्य मानवाधिकार आयोग 2000 एंड राज्य वित्त आयोग 1994। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख राज्य आयोगों की स्थापनाओं में से संबंधित गलत युग्म बताना है आपको। देखिए राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 2002 में हुआ। ठीक है, राज्य सूचना आयोग का स्थापना 2005 में हुआ। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 2002 में हुआ। ठीक है,
ये आपका गलत है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब हुआ? तो ये 1994 में हुआ। तो ये गलत युग्म कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? फैजाबाद, लखनऊ, चित्रकूट, इलाहाबाद। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका कहाँ पे? ये फैजाबाद में, मतलब आज के डेट में अयोध्या। ठीक है। भारत उर्दू का पहला अखबार जाम ए जहनुमा वर्ष 1822 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक संपादक सदाशिव लाल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से था? मिर्जापुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद। देखिए, भारत उर्दू का पहला अखबार कौन था? जाम ए जहनुमा। ये जो है कि 1822 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, जिसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक और संपादक कौन थे? सदाशिव लाल जी थे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। तो ये रहने वाले हैं मिर्जापुर। कौन सही सुमेलित है? विश्व पर्यावरण दिवस 3 जून, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व खाद्य दिवस 14 अक्टूबर, विश्व गैंडा दिवस 21 सितंबर। इसमें से सही सुमेलित कौन सा है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ये जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित है? बस तो सही सुमेलित ये है, बाकी तो 3 सही सुमेलित नहीं थे। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि ब्रजायन धर्म में बोधिसत्व की संगिनी किसे कहा जाता था? मातंगी, योगिनी, डाकिनी, तारा। देखिए, पूछा जा रहा है कि वज्रायन धर्म में बोधिसत्व की संगिनी किसे कहा जाता था? तो वज्रायन संप्रदाय की तारा जो है कि मुक्ति प्रदात्री देवी थी। ठीक है। तो ब्रजायन धर्म में बोधित्व की संगिनी किसे कहा जाता था? तो ये तारा को कहा जाता था। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से उदारवादियों का मुख्य पत्र था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस, जनरल। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से उदारवादियों का मुख्य पत्र था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारा ID है स्टडी विद श्री 25 श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे से जुड़ जाइए। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। इन सब सारे जगहों से जुड़ जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।